नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी योजना की जिसने ग्रामीण भारत के परिवहन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जी हाँ, जब भी भारतीय विदेशों में सफ़र करते हैं, पर्यटन के लिए विदेशों में जाते हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, वहाँ की सड़कें देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि काश ऐसी सड़कें हमारे गाँव में भी होती, हमारे भारत में भी होती। अब धीरे धीरे ये परिस्थितियाँ बदल रही है और परिस्थितियों के बदलने का कारण क्या है? कई जगह आपने इस तरह की न्यूज़ सुनी होगी कि गाँव में सड़क अच्छी नहीं होने के कारण वहाँ पर कोई अपनी बेटी का विवाह करना पसंद नहीं करता, क्योंकि वहाँ की कनेक्टिविटी आसान नहीं है। वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी आसान पहुँच नहीं है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अपने दीर्घकालीन विजन को लेकर के हमारे कवि सम्राट माननीय प्रधानमंत्री महोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक योजना शुरू की। उसका नाम था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसने ग्रामीण सड़कों के क्षेत्र में क्रांति ला दी। जी हाँ, एक बहुत ही लंबा चौड़ा ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क और गाँव की जो छवि, जो धूल भरी सड़कें हुआ करती थी जिन पर आसानी से लग्जरी वाहन जहाँ पे चलना संभव नहीं होते थे, वो पूरी तरह से परिदृश्य ही बदल गया। तो ये पावर थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। शुरू करते हैं हम। इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका प्रारंभ हुआ था 25 दिसंबर 2000 को। कब हुआ था? 25 दिसंबर 2000 को। अब 25 दिसंबर को सामान्यतया छुट्टी रहती है। 25 दिसंबर को सरकार में एक डे मनाया जाता है। जी हाँ, परीक्षा के लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है। एक डे मनाया जाता है, आपको बताना है कि कौन सा डे ये है 25 दिसंबर को, और साथ ही साथ किसका जन्मदिन है। इस दिन किसका जन्मदिन होता है? उन्हीं के जन्मदिन के कारण हमारे राजस्थान में, हमारे भारत में 25 दिसंबर को एक दिन मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मंत्रालय देख लीजिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय क्यों? क्योंकि ग्राम सड़क योजना है। ग्राम सड़क योजना ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ग्रामीण लॉजिस्टिक्स पे, ग्रामीण परिवहन पे, ग्रामीण ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सड़क निर्माण के लिए जो एजेंसी काम करेगी। हमने कई योजनाओं में देखा है कि इस तरह की जो भी ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित योजनाएं हैं उनमें सामान्यतया या तो ग्रामीण विकास मंत्रालय होता है या फिर पंचायती राज मंत्रालय होता है। यहाँ पे कौन सा मंत्रालय है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? नोडल विभाग है पीडब्ल्यूडी। नोडल विभाग कौन सा है? पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी क्यों? पीडब्ल्यूडी का काम ही तो है सड़क बनाना। पीडब्ल्यूडी का क्या काम है? सड़क निर्माण करना, इसलिए इसका नोडल विभाग क्या है? पीडब्ल्यूडी। 2015-16 से केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दो तरह की स्कीम्स होती है, एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें फंडिंग पैटर्न क्या रहता है? 60-40। और जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, उसमें क्या रहता है बताइए आप? 90:10। यहाँ पर केंद्र प्रायोजित योजना हो गई है ये 2015-16 से। जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90:10 यहाँ पे फंडिंग पैटर्न है। सेंटर का 90% और स्टेट का 10%। सेंटर का 90% और स्टेट का 10%। बिना जो विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश है उनमें 100% फंडिंग किसके द्वारा होगी? राज्य के द्वारा कि केंद्र के द्वारा? ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानमंडल नहीं है उनकी फंडिंग किसके द्वारा की जाएगी? वहां पर विधानमंडल नहीं है तो सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार द्वारा ही सारा का सारा खर्च, सारा जो व्यय है, वित्तीय भार है, वो वहन किया जाएगा। अब ग्रामीण आबादी का जो पात्रता मानदंड है वो हम देखते हैं कि मैदानी क्षेत्र के लिए 500 या उससे अधिक आबादी। मैदानी क्षेत्र सामान्यतया ज़्यादा फर्टाइल होता है, ज़्यादा उपजाऊ होता है, ज़्यादा सुविधा युक्त होता है, इसलिए वहाँ पर 500 या उससे अधिक आबादी वाली जितनी बस्तियाँ हैं, जितने गांव हैं, वो इसके लिए पात्र होंगे। नॉर्थ ईस्ट और जो हमारे हिली स्टेट्स हैं, पहाड़ी राज्य हैं, उनके अगर हम देखें तो 250 या उससे अधिक आबादी, ठीक आधा जो है क्राइटेरिया रह जाता है जब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट
और पहाड़ी राज्यों पे, क्योंकि वो दुर्गम होते हैं, वहाँ पे सामान्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता है। सामान्यतः इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना डेवलप करना आसान नहीं होता है, इसलिए कम आबादी को भी पात्र माना गया है। वहीं नहीं, वामपंथ उग्रवाद, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जो प्रभावित जिले हैं वहां पे मात्र 100 या उससे अधिक की आबादी, 2011 की जनगणना के अनुसार वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिले 100 या उससे अधिक आबादी वाले, वहां पे उनको प्राथमिकता से ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाई जाएगी उन गांवों के अंदर। तो 3 कैटेगरी हो गई हमारे पास ग्रामीण आबादी के पात्रता के। वो कौन कौन सी कैटेगरी है? मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आपको आबादी कंसिडर करनी है 500 की, नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों के लिए 250 या उससे अधिक की, और जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले इलाके हैं, जो वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिले हैं, वहाँ पर 100 या उससे अधिक आबादी वाले जो ग्रामीण बस्तियां हैं, गांव हैं, उनमें सड़क निर्माण किया जाएगा। और ये जनगणना कहाँ से लेनी है? अभी तक नई जनगणना हुई नहीं है, उसका डेटा अवेलेबल नहीं है, तो लास्ट जनगणना है हमारी 2011 के अनुसार। ओके, इसका उद्देश्य हम देख लेते हैं। उद्देश्य है निर्धारित जनसंख्या हमने देख ली, 500 है, 250 है और 100 है। असंबद्ध बस्तियों को, ऐसी बस्तियां जो दुर्गम क्षेत्रों में स्थित है, जिनका अभी तक मुख्य धारा से, बड़ी बड़ी सिटीज से जुड़ाव संभव नहीं हो पाई है, अभी तक प्रॉपर कॉन्टेक्ट में नहीं आई हैं, असंबद्ध बस्तियां हैं, को सभी मौसमों में सड़क संपर्क नेटवर्क प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना। इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि हमने एक निर्धारित जनसंख्या का मानदंड वाले जो गांव हैं, उनमें जो असंबद्ध बस्तियां हैं, असंबद्ध बस्तियों को हम ऑल वेदर कनेक्टिविटी देंगे, और ऑल वेदर कनेक्टिविटी के माध्यम से सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करेंगे, सामाजिक आर्थिक उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण अर्थात सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण क्या होता है? सामाजिक गत्यात्मकता, जो सोशियली डायनेमिसिटी किस तरह से एक गांव में आ सकती है। आपके अगर परिवहन आसान है, कहीं पे कोई गांव हाईवे के किनारे जो बसा होता है, उसमें स्वतः ही बहुत सारी चीज़ें, डेवलपमेंट स्वतः ही आने लगता है, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और उद्योग धंधों के खुलने की जो संभावनाएं हैं वो स्वतः ही ज़्यादा हो जाती है। वो सब किस वजह से? क्योंकि वो हाईवे के किनारे बसा हुआ गाँव है, इसलिए उसका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है। साथ ही शहर से जुड़ने के कारण लोगों का तेजी से आवागमन होता है और सोशल मूवमेंट भी बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर परिवहन आसान है। तो इसलिए सोशियो और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सुनिश्चित किया जाएगा किसके माध्यम से? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से। अब इसके 4 चरण हैं, 4 चरण देख लीजिए कौन कौन से 4 चरण हैं इसमें। प्रथम चरण आता है 2000 से 2012 तक का, 2000 से 2012 तक का। पात्र बस्तियों हेतु सभी मौसमों में सड़क संपर्क सुनिश्चित करना। जो भी पात्र बस्तियां थी 2000 से 2012 तक हम ये विजन लेके चल रहे थे कि जो भी पात्र बस्तियां हैं उनमें हम ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाली सबसे पहले सड़कें बनाएं, उनको रोड से कांटेक्ट उनका सुनिश्चित करें। दूसरा चरण आया जब 2013 से 19 का। पहला चरण 12 साल चला, दूसरा चरण 6 साल चला। पहला चरण कितना चला? 12 ईयर्स का चरण था। ये वाला जो है कितना है? ये 6 ईयर्स का चरण है। 5000 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन करने का लक्ष्य रखा गया। जो 5000 किलोमीटर सड़कें थी उनको उन्नयन करने का लक्ष्य रखा गया, उनको और एक्सटेंशन करने का, उनमें जो रखरखाव की आवश्यकता थी उनको एडवांस करने का लक्ष्य रखा गया अगले 6 साल के लिए। तीसरा चरण आता है 2019 से 24 तक का। जी हाँ, ये 5 साल के लिए 2019 से 24 तक का तीसरा चरण आता है। 1.25 लाख किलोमीटर लंबे मार्गों एवं प्रमुख संपर्कों को मजबूत करना। अब 1.25 लाख किलोमीटर जो लंबे सड़क हैं और उनके जो मेन कॉन्टैक्ट्स हैं, मेन अगर दूसरी सड़क से जुड़ सकता है किसी बाहरी गांव में, तो अंदर सड़क निर्माण हो ही रहा है। अगर कोई हाईवे तक सड़क जा रही है तो कॉन्टैक्ट रोड बनाना, संपर्क जो सड़क बनाई जाती है वो भी इसमें शामिल किया गया। तीसरा चरण 2019 से 24 तक का। चौथा चरण आता है 2024 से 28 तक का। वर्तमान कौन सा चरण चल रहा है? 4th चरण चल रहा है 2024 से 28 तक का। 2024 से 28 तक का।
25,000 असंबद्ध बस्तियों को नए संपर्क प्रदान करने हेतु 62,500 किलोमीटर सड़क निर्माण। 25,000 ऐसी असंबद्ध बस्तियों का निर्धारण किया गया जिनमें 62,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। और किस चरण के तहत किया जाएगा? चौथे चरण के तहत। चौथा चरण कब से कब तक है? 2024 से 28 तक। कौन सा चरण है? चौथा चरण, 2024 से 28 तक। ओके, अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? इसकी विशेषताएं हैं राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी NRIDA, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। ये क्या करती है? ये टेक्निकल और मैनेजमेंट रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करने के लिए NRIDA जो राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी है, टेक्निकल और मैनेजमेंट रिलेटेड असिस्टेंस प्रोवाइड करवाती है। राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियां, राज्य ग्रामीण विकास सड़क विकास एजेंसियां, स्टेट रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसीज, स्टेट रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसीज, जिनको कहते हैं अपन शॉर्ट में SRRDA। ये क्या काम करती है? ये स्टेट लेवल पर जो हमारी पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। इसका क्या काम है कि राज्य के स्तर पे जो ग्रामीण सड़कें हैं उनका विकास करना। SRRDA राज्य स्तर पर योजना का क्रियान्वयन करना, राज्य स्तर पर योजना का क्रियान्वयन SRRDA के माध्यम से। अब निगरानी और शिकायत निवारण प्रणाली किस तरह से PM जो ग्राम सड़क योजना है उसमें की जाती है? इसके लिए विभिन्न मॉड्यूल बने हुए हैं, जैसे OMMAS मतलब ऑनलाइन मैनेजमेंट मॉनिटरिंग एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ऑनलाइन मैनेजमेंट किया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी और अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये विकसित किया गया है सीडेक पुणे के द्वारा। जी हाँ, सीडेक पूना के द्वारा, सीडेक पुणे के द्वारा। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है, इस पोर्टल को डेवलप करने का क्या लक्ष्य है? पारदर्शिता और जो जवाबदेहिता है, हमारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है उसको बढ़ाना। पारदर्शिता और जवाबदेहिता में वृद्धि करना, पारदर्शिता और जवाबदेहिता में वृद्धि करना। इसके अलावा ई मार्ग प्लेटफॉर्म, ई मार्ग प्लेटफॉर्म क्या होता है? ई मार्ग प्लेटफॉर्म, मार्ग, अब सोचिए आप सड़क संबंधी हम योजना पढ़ रहे हैं तो उसी से मिलता जुलता नाम है। अगर पूछ लिया जाए हमारे प्रीलिम्स में कि ई मार्ग प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है, तो हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ई मार्ग, मार्ग कहते हैं रास्ते को। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित, उसके मॉनिटरिंग से संबंधित कौन सा प्लेटफॉर्म है? ई मार्ग प्लेटफॉर्म। इसमें जियो टैग किए गए फोटो होते हैं जो सड़क के रखरखाव के कार्य की जांच और भुगतान के लिए उपयोग होते हैं। इसके साथ इसके द्वारा ठेकेदारों के प्रदर्शन की निगरानी भी की जाती है। इस तरह का मॉनिटरिंग का प्लेटफॉर्म है जिसमें जियो टैगिंग किए हुए फोटो अपलोड होते हैं और उनके द्वारा ही कार्य की जांच की जाती है। और कार्य की जांच करने के पश्चात जब ठेकेदारों को भुगतान होता है तो ई मार्ग प्लेटफॉर्म से ही भुगतान होता है। आखिरकार जो ठेकेदारों ने काम किया है उसका हमको फोटो मिल जाता है ई मार्ग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, और उनके प्रदर्शन की, हम उनकी परफॉर्मेंस की, सड़क किस तरह से बनाई जा रही है, उसकी गुणवत्ता है कि नहीं है, इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। शिकायत निवारण के लिए अगर किसी को कोई ग्रीवेंस है तो वो कहाँ दे? आम जन को अगर कोई ग्रीवेंस है तो आखिरकार किस पोर्टल पे दे, किस एप्लीकेशन पे दे? तो इसके लिए मेरी सड़क एप्लीकेशन बनाई गई है। कौन सी एप्लीकेशन है? मेरी सड़क एप्लीकेशन। इसके जरिए धीमी प्रगति, अधूरे काम या खराब गुणवत्ता जैसी समस्याओं को दूर करने की सुविधा दी गई है। ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कौन सी एप्लीकेशन है? ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कौन सी एप्लीकेशन है? वो है मेरी सड़क। मेरी सड़क, मेरी सड़क से तात्पर्य ये है कि जो हमारे लाभान्वित वर्ग है, जो हमारा नागरिक वर्ग है, वो इसको अपनी जिम्मेदारी समझे, वो अपना अधिकार समझे कि ये सड़क मेरे लिए बनाई जा रही है, इसलिए मेरी सड़क एप्लीकेशन का नाम दिया गया है। मेरी सड़क पे जाकर अगर योजना की प्रगति बहुत धीमी चल रही है या उसके काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं या गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत है तो उसको दर्ज किया जा सकता है और शिकायतों का निस्तारण मेरी सड़क एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्तमान नवीन तकनीकियां और
जो ग्रीन टेक्निक्स यूज में ली जा रही है, जो कि स्टेट्स को भी अपने सड़क निर्माण के दौरान जिनको अपनाना चाहिए, कौन कौन सी है? जैसे मिट्टी को मजबूत करने के लिए फ्लाई ऐश, चूना और पॉलीमर आदि का इस्तेमाल हो रहा है। मिट्टी की स्ट्रेंथिंग करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए फ्लाई ऐश है, चूना है, पॉलीमर है आदि का उपयोग किया जा रहा है। फ्लाई ऐश, चूना है, पॉलीमर किस लिए उपयोग किए जा रहे हैं? मिट्टी को मजबूत करने के लिए। किस लिए? मिट्टी को मजबूत करने के लिए। सड़क पर वाइट टॉपिंग के लिए पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है। जो सड़क पर वाइट टॉपिंग की जाती है उसके लिए पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट का उपयोग किया जा रहा है। किसका उपयोग किया जा रहा है? पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट है वो वाइट टॉपिंग के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। कोल्ड मिक्स डामर जो एसफाल्ट होता है, हॉट मिक्स डामर की तुलना में ये कम PM10 उत्सर्जन और कम ऊर्जा खपत करता है। जो हॉट मिक्स डामर सामान्यतः हम देखते हैं कि सड़क निर्माण के दौरान हॉट मिक्स डामर का उपयोग किया जाता है। इसकी जगह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोल्ड मिक्स डामर का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो पार्टिकुलेट मैटर 10 होते हैं उनका उत्सर्जन कम होता है और कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कम कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं। तो कोल्ड मिक्स डामर का यूज हो रहा है। अपशिष्ट से बनी हुई जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल बिटुमिनस हॉट मिक्स में मॉडिफायर के रूप में किया जा रहा है। हमारा जो आज एक बड़ा सरदर्द बना हुआ है प्लास्टिक, ऐसा अपशिष्ट प्लास्टिक, ऐसा वेस्टेज में निकला हुआ प्लास्टिक, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है बिटुमिनस हॉट मिक्स के अंदर। और बिटुमिनस हॉट मिक्स में उस प्लास्टिक को इस्तेमाल करने से क्या होता है? वो एज ए मॉडिफायर काम करता है, उसकी स्ट्रेंथनिंग करता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है। नारियल के रेशों से बने हुए जियो टेक्सटाइल का उपयोग सड़क की नींव, सबग्रेड जो मृदा की मजबूती और किनारों के लिए स्थिरता के लिए काम में लिया जा रहा है। जी हाँ, जो नारियल के रेशों से जियो टेक्सटाइल बनाया जाता है, आपने देखा होगा कि सड़क का नया निर्माण होता है और उसके जो किनारे होते हैं वो किनारे आसानी से टूट जाते हैं। जो बीच की सड़क होती है वो रिलेटिवली किनारों की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होती है, ज़्यादा स्थिर होती है, ज़्यादा मजबूत होती है। किनारे सड़क के पहले टूटते हैं। वहाँ पर किस तरह का इस्तेमाल किया गया? वहाँ पे हमने फाइबर का यूज़ किया। कौन से फाइबर? नारियल के, जी हाँ, कोकोनट फाइबर। नारियल के रेशों से जो जियो टेक्सटाइल बनाया गया उसका उपयोग हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किनारों को स्टेबिलिटी देने के लिए किया गया। लोहा, तांबा और स्टील का जो स्लैग होता है इसका उपयोग सड़कों को ज्यादा टिकाऊ और घिसाव रोधी बनाने में। लोहा है, तांबा है या स्टील है, इनके शीट या इनका जब मटेरियल बनता है फैक्ट्रियों में, उसके बाद जो बेकार मटेरियल बच जाता है, उसका जो स्लैग बच जाता है, अपशिष्ट बच जाता है, उस प्रक्रिया के दौरान, रिफाइनिंग की प्रक्रिया के दौरान जो उसका स्लैग बच जाता है उसका निर्माण किया जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, ताकि सड़कों को ज़्यादा टिकाऊ बनाया जा सके और घिसाव रोधी बनाया जा सके। बायो इंजीनियरिंग कैसे? जैसे जूट और बांस का उपयोग ढलानों को स्थिर करने के लिए। अगर ढलान है तो ढलानों को अधिक स्थिर बनाने के लिए, स्लोप को मोर स्टेबल बनाने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं हम? जूट और बांस का। तो ये कतिपय नवाचार हमने देखे, कौन कौन सी ग्रीन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इस योजना से किस तरह से जनमानस का जीवन प्रभावित हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या अच्छे सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, क्या क्या उनको लाभ हुए हैं। ग्रामीण बस्तियों की बाजार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच हुई है। निश्चित तौर पर जो पहले जो बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति थे वो मुख्य बाजार तक या शिक्षा के सदन तक, विद्यालयों तक, हॉस्पिटल तक या दूसरे जो महत्व के जैसे ग्राम पंचायत तक, वहाँ जाने के लिए जहाँ सड़कें अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो इन सब चीज़ों तक अब उनके पास अच्छा परिवहन होने के कारण, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के कारण वो आसानी से पहुंच सकते हैं। उनकी जो पहुंच है वो बेहतर हुई है। स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हुआ है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है तो कहीं ना कहीं निवेश बढ़ता है।
कहीं ना कहीं निवेश बढ़ता है, और निवेश होने के कारण स्थानीय स्तर पर ही लोगों को रोजगार मिल जाता है। जो गांव से पलायन की एक समस्या है उसमें कुछ हद तक कमी आती है, उस पर विराम लगता है। परिवहन लागत कम हुई है। एक आदमी गड्ढे में से रोज ऐसी सड़क पर से अपना वाहन लेके जाता है जिसमें कई सारे गड्ढे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद उसके वाहन में से कोई समस्या आ ही जाएगी। और अच्छी अगर सड़क है तो उसकी परिवहन लागत ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी, उसकी परिवहन लागत कम होगी। कृषि उत्पादों की समय पर आपूर्ति हो पा रही है। गांव में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रहती है, जहाँ पर जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें रहती है, जिस तरह से फल होते हैं, दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं या दूध ही होता है, तो और सब्जियां होती है, तो इनको जल्दी से जल्दी इनके उपभोक्ताओं तक पहुंचाना रहता है। ये बड़ी मात्रा में छोटी छोटी चीज़ें हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत ही प्रभावित करती है। सड़क अच्छी होने के कारण इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की समय पर सप्लाई हो जाती है, समय पर आपूर्ति हो जाती है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार हुआ है। व्यापार, पर्यटन और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिला है। स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल रहा है लोगों को। लोगों का परिवहन के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आसानी से सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है। उनका व्यापार अच्छा चल रहा है। लोग जो भी वहाँ पे पर्यटक स्थल है उसको देखने बड़ी बड़ी सिटीज़ से आ रहे हैं, तो पर्यटन फल फूल रहा है। इससे कई तरह के रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, आपके लॉज हो गए, या वहाँ पे गाइड्स हो गए, इस तरह के कई तरह के उद्योग धंधे विकसित होते हैं। और ये सब चीज़ें किस वजह से? क्योंकि सड़कें अच्छी है। क्यों? क्योंकि सड़कें अच्छी है। नई सड़कों के साथ हरित पट्टी की पहल से पर्यावरण को लाभ मिला है। जो नई सड़कें निर्माण की जा रही है, नई सड़कें बनाई जा रही है, उसके साथ ही साथ दोनों किनारों पर वृक्षों की कतारें लगाई जा रही है, पौधों की कतारें लगाई जा रही है, एक हरित पट्टी का निर्माण किया जा रहा है, और इससे जलवायु परिवर्तन शमन में हमको लाभ मिल रहा है। हमारे पर्यावरण को लाभ हो रहा है। हमारे पर्यावरण को जो पारिस्थितिकी संतुलन है उसमें लाभान्वित हो रही है, वो पर्यावरण को लाभ मिल रहा है। गांव में नए व्यवसाय और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। स्थानीय उत्पादों की मांग और बिक्री में वृद्धि हुई है। अभी हमने देखा कि किस तरह से स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ते हैं, पर्यटन बढ़ता है, नए नए लोग घूमने आते हैं, वहाँ के लोकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक नया बाजार मिलता है, उनकी संभावनाओं में वृद्धि होती है, उनका स्कोप बढ़ता है, उनका दायरा बढ़ता है, उनकी पहुंच बढ़ती है, और वो धीरे 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 फर्निश होते 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 बड़े राष्ट्रीय स्तर तक के उत्पाद बनने की संभावना रखते हैं। ये सब पॉसिबल हो सकता है और होता है सड़क की वजह से। जी हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की वजह से। अब चुनौतियाँ क्या है? हर अच्छी चीज़ में कोई ना कोई चुनौती जरूर होती है, तो इसमें देखते हैं कि हम कौन सी चुनौतियाँ हैं। सड़कों के निर्माण की खराब गुणवत्ता और खराब रखरखाव। आपने कई सारे ऐसे वीडियोस वायरल होते देखे होंगे जिसमें कि बारिश हो रही है और बारिश में ही सड़क का निर्माण किया जा रहा है, खानापूर्ति की जा रही है, अथवा जो सड़क बनाई जा रही है वो ज़मीन से बराबर चिपक नहीं रही है, उसकी कोई ग्रिप नहीं बन रही है, पकड़ नहीं हो रही है, उसको अगर थोड़ा सा हाथ से भी कुरेदो तो सड़क हट जा रही है। हमारा पर्यटन, हमारा रोजगार, हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, इनका स्कोप बढ़ाना, ये सब चीज़ें तब हो पाएगी जब हम जो सड़क बन रही है उसकी गुणवत्ता अच्छी रह पाए, उसका मेंटेनेंस समय समय पर होता रहे। लेकिन उसकी खराब गुणवत्ता और खराब रखरखाव के कारण ये सपना धूमिल हो सकता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। भूमि अधिग्रहण, अनुमति प्रक्रियाओं और टेंडर की देरी के कारण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होता है। कोई प्रोजेक्ट तो बन गया, कोई योजना तो बन गई, लेकिन सड़क निर्माण के लिए आपको भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता है। अब भूमि अधिग्रहण करने के लिए एक तो लोगों को पुनर्वास किया जाना है, उनको उचित मुआवजा दिया जाना है। इन दो बिंदुओं पर लोग कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट में सालों साल वो केस चलता रहता है, परियोजना धरी की धरी रह जाती है। तो कहीं ना कहीं, और साथ ही, और अगर भूमि अधिग्रहण हो भी जाता है तो अलग अलग विभागों की जो अनुमति होती है, वन विभाग से अनुमति
या दूसरे विभाग से अनुमति, इन सब अनुमति प्रक्रियाओं में देरी होती है। इन विभागों में समन्वय का अभाव देखा जाता है। कई बार जो नोडल विभाग होता है वही अपने टेंडर समय पर फ्लोट नहीं करता है, समय पर टेंडर नहीं निकालता है। तो इस तरह की कुछ प्रणालीगत खामियां होती है, प्रक्रियागत खामियां होती है, जिसके कारण कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन में देरी होती है। गांव के अंदर की बस्तियों तक कनेक्टिविटी नहीं होना। गांव के अंदर बस्तियां तो है, हम बाहर की संपर्क सड़क का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अंदर की जो बस्तियां हैं वही आपस में अच्छे रोड्स से जुड़ी हुई नहीं है, उनको प्रायोरिटी पे नहीं बनाया जा रहा है। पहाड़ी, रेतीले और वादग्रस्त क्षेत्रों में भौगोलिक और जलवायु चुनौतियां। जी हाँ, जो क्षेत्र दुर्गम हैं, कहीं पे जैसे थार का रेगिस्तान है तो कहीं पे हमारे गुरु शिखर पर्वत है, उसी तरह से कहीं हिमालय है तो कहीं पे समुद्री तट है। सबकी मिट्टी का, सबकी भौगोलिक जो टेरेन होते हैं, ज्योग्राफिकल टेरेन होते हैं, जलवायु परिस्थितियां होती है, कहीं पे पानी बहुत तेजी से आता है और कहीं पे पानी आता ही नहीं है। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखकर हमको सड़क निर्माण करना है। इन सब ये ऐसी चुनौतियां हैं, भौगोलिक और जलवायु संबंधी चुनौतियां सड़क निर्माण को प्रभावित करती है। निगरानी तंत्र कमजोर होने के कारण गुणवत्ता नियंत्रण मुश्किल होता है। हमारा मॉनिटरिंग का सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है। इसके कारण जो गुणवत्ता है, सड़क निर्माण की गुणवत्ता है, वो प्रभावित होती है। किसी भी तरह की जो सड़क है वो पर्याप्त मानकों के अनुरूप उसका निर्माण नहीं होता और उसका उद्घाटन भी हो जाता है और जनता सफर करती है, जनता को दुख झेलना होता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारा जो निगरानी तंत्र है, हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है, वो अच्छा हो। सड़क निर्माण के दौरान वन कटाई, मिट्टी क्षरण और पारिस्थितिकी पर प्रभाव पड़ता है। हर विकास की एक कीमत होती है, हर विकास की एक कीमत होती है। जिस तरह से आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपको अपना समय आनंद में से निकाल करके पढ़ाई में लगाना पड़ेगा, तब जाकर आप अपना उन्नयन कर पाएंगे। आत्म दीपो भव, जैसा भगवान बुद्ध ने कहा था, उसी तरह से अगर हम सड़कों का निर्माण करना चाहते हैं, हम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो वन कटाई, मिट्टी का जो क्षरण है, क्योंकि वन अगर खत्म होते हैं तो मिट्टी जो हमारी उपजाऊ फर्टाइल सोइल होती है उसका भी क्षरण होता है और हमारी इकोलॉजी जो है, पारिस्थितिकी है, उस पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई जीव जंतुओं का जो प्राकृतिक आवास है, उन पेड़ों पर जो उन पेड़ों पर जीवित हैं, उनके फल फूल कंद मूल खा करके वो सब उजड़ जाते हैं, उनका प्राकृतिक आवास उजड़ जाता है। तो इस तरह से पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ये सब चीज़ें बहुत प्रभावित होती है वन की कटाई के कारण। और वन कटाई क्यों की जा रही है? क्योंकि हमको सड़क बनानी है। तो ये कहीं ना कहीं हम एक तरह से इस विकास का मूल्य अदा करते हैं। ये भी एक चुनौती है। योजना निर्माण से लेकर रख रखाव तक स्थानीय लोगों की जो भागीदारी है उसका अभाव देखने को मिलता है। सरकार जब भी कोई बिल लाती है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उस योजना का मसौदा रखा जाता है, ड्राफ्ट रखा जाता है कि आप अपने बहुमूल्य सुझाव दीजिए, फीडबैक दीजिए। लेकिन लगभग 150 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाला देश भारत, उसमें कितने फीडबैक जाते हैं वो लाख में भी नहीं है। जी हाँ, लाख में भी नहीं है। तो हम लोग अपने अधिकारों के प्रति कितने सजग हैं, ये इसको प्रतिलक्षित करता है। कहीं ना कहीं योजना पॉलिसी के फॉर्मेशन से लेके, स्कीम के फॉर्मेशन से लेके, उसके इम्प्लीमेंटेशन से लेके और उसके मेंटेनेंस तक लोगों की जो भागीदारी है, लोगों की जो सजगता है, लोगों की जागरूकता है, वो कम है। ये भी एक चुनौती है। ये आप किसी भी योजना में लिख सकते हैं, ये किसी भी योजना में एक जनरल चैलेंज है। अब कौन कौन से ऐसे सुधार किए जा सकते हैं ताकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आउटपुट, उसका प्रतिफल अच्छा है? तो बात करते हैं हम कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल लैब्स, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और जियो टैगिंग सिस्टम का उपयोग किया जाए। कहीं पर भी सड़क बन रही है तो उसका सैंपल लैब में नहीं भेजा जाए, मोबाइल लैब के माध्यम से लैब ही वहीं पहुंच जाए, ताकि उसके निर्माण का जो सामग्री है उसमें डामर है कि नहीं है, उसमें सीमेंट कंक्रीट है तो सीमेंट डाला जा रहा है, नहीं डाला जा रहा,
और डाला जा रहा है तो किस ग्रेड का सीमेंट डाला जा रहा है, क्या ये पर्याप्त मानकों के अनुसार है कि नहीं है। ये सब चीज़ों को जांचने के लिए मोबाइल लैब्स यूज़ की जाए, एक निष्पक्ष थर्ड पार्टी असेसमेंट करवाया जाए, उनका इंस्पेक्शन करवाया जाए ताकि वो निष्पक्ष रूप से अपनी रिपोर्ट दे। और चूंकि ये भूमि पर होने वाला काम है, इस स्थान से इस स्थान के बीच में एक सड़क का निर्माण होना है, तो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से जियो टैगिंग सिस्टम का हम यूज़ कर सकते हैं ताकि परियोजना की जो प्रगति है वो रियल टाइम में पता लगती रहे। ठेकेदारों के लिए समय पर काम पूरा करने पर प्रोत्साहन और विलंब करने पर दंड का प्रावधान हो। क्यों हमारे सिस्टम में अच्छा काम करने वाले को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, उसको पुरस्कृत नहीं किया जाता, और जो देरी करता है या जो पूर्ण मनोयोग से काम करता है उसको दंडित, काम नहीं करता है उसको दंडित क्यों नहीं किया जाता। हमारे दंड का जो विधान है वो भी काफ़ी धीमी प्रक्रिया है, तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में तेजी लानी आवश्यक है ताकि जो ठेकेदार है वो ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित हो सके। जो काम अच्छा कर रहा है, समय पर कर रहा है, गुणवत्तापूर्ण कार्य कर रहा है, उसको प्रोत्साहन मिले, और जो विलंब कर रहा है, जो पर्याप्त गुणवत्ता के साथ काम नहीं कर रहा है, उसके लिए दंड का प्रावधान हो। फंड का समय पर आवंटन और उपयोग सुनिश्चित करना सिर्फ ठेकेदार के लिए ही नहीं, अपितु जो हमारा सरकारी विभाग है वो भी, जो हमारी सरकारी अमला है, जो हमारा प्रशासन है, सरकार है, वो भी जो फंड दिया जाता है उसका आवंटन और उपयोग समय के अंदर सुनिश्चित करें ताकि फंड लैप्स नहीं हो। हम अपनी कमियों को भी उतनी ही सजगता के साथ दुरुस्त करें जितना दूसरों की कमियों को करना चाहते हैं। तो सरकार और ठेकेदार दोनों को अपने अंदर आमूलचूल परिवर्तन लाने चाहिए। राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय तंत्र, जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, बेहतर बनाया जावे। अगर कोई ऐसी प्रैक्टिसेज हैं जो कि नेशनल लेवल पे अच्छी चल रही है या एक पर्टिकुलर स्टेट में अच्छी चल रही है, तो ऐसी प्रैक्टिसेज को तुरंत दूसरे स्टेट्स में भी लागू किया जाना चाहिए, जो कि जनरलाइज है, जो वहाँ की भौगोलिक विशेषताओं से भी ऊपर है। अर्थात कोई ऐसी प्रैक्टिस जो कि सभी जगह अप्लाई की जा सकती है, ऐसी प्रैक्टिसेज अच्छे से अप्लाई की जानी चाहिए ऑल ओवर नेशन। तभी हमारे राज्य और केंद्र के बीच में अच्छे कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म से जो आउटपुट है वो अच्छा आ सकता है। सड़कों के रखरखाव के लिए अलग फंड बनाया जाना चाहिए और पंचायत स्तर पर रखरखाव समितियां बनना चाहिए। सड़कें बन तो जाती है लेकिन उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। कई कबार आपने लोगों को सड़क खोदते हुए देखा होगा, अपने निजी कामों की वजह से उसमें पाइप डाल दिए जाते हैं या कोई और काम कर दिया जाता है, तो उसका मेंटेनेंस के लिए एक सेपरेट फंड होना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और पंचायत स्तर पर रखरखाव समितियां बने ताकि जो भी व्यक्ति सड़क की गुणवत्ता को, सड़कों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की कोशिश करे, उस पर रोक लगाई जा सके, उसको रोका जा सके। इसलिए पंचायत स्तर पर रखरखाव मेंटेनेंस कमिटीज का निर्माण होना चाहिए। पब्लिक मॉनिटरिंग ऐप्स से नागरिकों को खराब सड़कों की सूचना देने की सुविधा दी जाए। हम ये कह रहे हैं कि ऐसी मॉनिटरिंग ऐप्स होनी चाहिए जो कि आपके क्षेत्र में अगर सड़क बन रही है तो आप अपना क्षेत्र का वार्ड नंबर, आप अपना सिटी डालेंगे, आप अपना स्टेट डालें, आप अपना सिटी डालें, आप अपना वार्ड नंबर डालें, आपको पता लग जाएगा कि ये कार्य है, सड़क निर्माण चल रहा है, ये कार्य इतने दिन में पूर्ण होना है। काम नहीं हो रहा है तो आप तुरंत अपनी ग्रीवेंस वहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। अगर उसकी गुणवत्ता खराब है तो ग्रीवेंस अपनी दर्ज करवा सकते हैं। सड़क 6 महीने तक चलने थी, संवेदक की जिम्मेदारी 6 महीने तक की थी, 1 साल तक की थी, 2 साल तक की थी, 5 साल तक की थी। उस अवधि के भीतर ही वो सड़क निर्माण खराब हो चुका है, उस सड़क की क्वालिटी खराब हो गई है, तो आप खराब सड़क की सूचना उस मॉनिटरिंग ऐप के माध्यम से दे सके। इस तरह का हमको कुछ आम लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करता हुआ मैकेनिज्म विकसित करना चाहिए। इंजीनियरों और परियोजना कार्मिकों को नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना। जी हाँ, हम इतने सारे नवाचार तो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कार्मिक हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ कदम ताल करने के लिए उनका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाना अत्यंत आवश्यक है, उनका क्षमता निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उनको रेगुलर
ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उनको क्या दी जानी चाहिए? रेगुलर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ऑनलाइन मॉनिटरिंग पोर्टल, एप्स, सोशल ऑडिट, सामाजिक ऑडिट जैसी पहलों के माध्यम से जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जावे। किसी भी योजना के सफल होने के लिए प्राथमिक शर्त है कि वो लोगों के साथ, लोगों की कनेक्टिविटी उसमें हो, जनता की भागीदारी हो। योजना निर्माण से लेके, पॉलिसी के निर्माण से लेके, पॉलिसी के बनने से लेकर और उसके इम्प्लीमेंटेशन से लेके मेंटेनेंस तक, उस प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस तक लोगों की भागीदारी अगर सुनिश्चित हो गई तो आप समझ लीजिए कि गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना हमारा प्राइमरी एम होना चाहिए। सड़कों को टिकाऊपन और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जावे। जो सड़क आज निर्माण की जा रही है वो इस उद्देश्य से नहीं की जाए कि अगर सड़क 5 साल में खराब नहीं हुई तो अगले 5वें साल या 6ठे साल में हम क्या बनाएंगे, इस मेंटलिटी के साथ नहीं, अपितु हमको स्टेबल, संधारणीय, टिकाऊ सड़कें चाहिए। जिस तरह की सड़कों को देखकर हम ये सोचते हैं कि काश ऐसी सड़कें हमारे भारत में होनी चाहिए, हमारे गांव में होनी चाहिए, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिल सके, हमारी सामाजिक गतिशीलता बढ़ सके। ऐसी ही सड़कें हमको चाहिए, ऐसी ही गुणवत्ता हमको चाहिए। इसलिए सड़कों को टिकाऊपन और भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाना चाहिए। तो ये हमारी योजना थी, एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आई होप एंजॉय किया होगा आपने इस योजना को। ऐसी और नए वीडियोस के लिए जुड़े रहिए आप दिग्गज एकेडमी के साथ। धन्यवाद।